गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू एट द आउटसेट कि आप रेन एंड मार्टिन और एसपी बख्शी की बुक अपने पास रख लीजिए और नीड और डेयर के यूज से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में जो मैं कर रहा था वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया पूरा। तो मैं फिर से आपको नीड और डेयर के बारे में बताता हूँ। इसके बाद में हम एसपी बख्शी से समझेंगे और फिर जो हमारी बची हुई प्रैक्टिस है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यूज ऑफ नीड एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का यूज मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर नीड को मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह से कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, जो चीजें एक आध बार आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको एक कंपैरिजन करते हुए शुरू से बताता हूं, जिससे कि ये आपके पास हमेशा के लिए रह जाए। तो देखिए, जैसे साधारण वर्ब की तरह से, जैसे मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने कहा ही वांट्स टू गो, इसी तरह से आप दूसरी तरफ लिख सकते हैं ही नीड्स टू गो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो उसमें एस लगता है। यहां पर वांट में एस लगा हुआ है, यहां पर नीड में एस लगा हुआ है। अगर आप इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डच का यूज आप करते हैं। इसके बाद आप नॉट लगाते हैं और जैसे ही आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो ये जो वर्ब में एस लगा हुआ होता है ये आपका हट जाएगा और ये बचेगा वांट। सिर्फ ये हो गया ही डज नॉट वांट टू गो। बिल्कुल इसी तरीके से आप नीड को भी कर सकते हैं, ही डज नॉट नीड टू गो। तो यहां पर जिस तरह से डज लगने से वांट हो गया, वैसे ही यहां पर डज लगने से नॉट और लगा लेते हैं, डज नॉट नीड टू गो, डज नॉट नीड टू गो। तो ये डज आने से नीड्स आपका नीड हो गया। वांट भी एक साधारण वर्ब है यहां पर और नीड भी एक साधारण वर्ब है। यहां पर आप कह सकते हैं कि ये डज है ये एक्सिलरी वर्ब है और जो वांट है यहां पर ये एक ऑर्डिनरी वर्ब है। यहां पर भी डज ये एक्सिलरी वर्ब है और नीड यहां पर एक ऑर्डिनरी वर्ब है, या जिसको कुछ ग्रामेरियन मेन वर्ब भी कहते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो नीड और अभी थोड़ी देर बाद हम डेयर बताएंगे, ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज होते हैं, तो सिर्फ ये दो ही टेंसेस में आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह से मिलेंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सिलरी वर्ब के रूप में आप डू और डज का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में एक्सिलरी वर्ब के रूप में आप डिड का यूज करते हैं, और सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं डू डज डिड को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नहीं यूज होता, सिर्फ मेन वर्ब आती है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करते हैं। तो ये जो नीड मॉडल के रूप में यूज होता है, इसका स्कोप कब है मॉडल के रूप में? जब आप डू डज डिड की जगह पर नीड को यूज करें तो ये मॉडल वर्ब बन गया। आप इस सेंटेंस को याद रख सकते हैं कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज और डिड की जगह पर नीड का यूज कर दिया जाता है, तो ये नीड साधारण वर्ब की बजाय मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो दो चेंजेस आपको याद रखिए, दो चेंजेस अभी मैं एग्जांपल में भी दिखाएंगे। वो दो चेंजेस क्या हैं? जो साधारण वर्ब वाला नीड है वो सिंगुलर में नीड्स होगा, पास्ट फॉर्म में नीडेड होगा, लेकिन मॉडल वाला नीड चाहे डू की जगह पर आए, चाहे डज की जगह पर आए, चाहे डिड की जगह पर आए, वो नीड ही रहेगा। नीड
या नीडेड नहीं हो सकता। पहली चीज, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होने वाला नीड सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नीड्स नहीं होगा, नीड ही रहेगा। पास्ट फॉर्म में नीडेड नहीं होगा, नीड ही रहेगा। यानी वो डिड की जगह आए तो नीडेड होना चाहिए था, लेकिन नीड ही रहेगा। डज की जगह आता है तो नीड्स होना चाहिए, लेकिन नीड ही रहेगा। यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में एक ही रूप है, नीड। ये तो एक चेंज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चेंज आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नीड को मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज करेंगे तो जो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब है, यानी जो आने वाली इन्फिनिटिव है, सॉरी मेन वर्ब के बजाय आई मस्ट से इन्फिनिटिव। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टू गो इन्फिनिटिव है, यहाँ पर भी टू गो इन्फिनिटिव है। तो ये इन्फिनिटिव जब नीड साधारण वर्ब की तरह से होती है, अफर्मेटिव में तो हमेशा साधारण ही होगी, तो जब ये साधारण वर्ब की तरह से होती है, यहाँ पर डज के साथ आ रही तो भी साधारण है। तो जब ये साधारण वर्ब की तरह से यूज होगी तो इसके बाद आपको इन्फिनिटिव विद टू यूज करना है। लेकिन जब ये डज की जगह, डू की जगह, डिड की जगह आएगी तो ये इन्फिनिटिव बिना टू के हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नीड और वांट का मैं कंपैरिजन करते हुए आगे आपको बताता हूं। ये सिर्फ दो ही चेंजेस याद रखना, एक तो मॉडल के रूप में नीड का सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, नंबर वन। नंबर टू, मॉडल वाला नीड अपने बाद प्लेन इन्फिनिटिव लेता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, जिसे आप बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो जैसे यहां पर अगर आप चाहें तो आप डज की जगह पर वांट को नहीं ला सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ही वांट नॉट गो, ये आप नहीं कह सकते। ये कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर आप यहां पर नीड को लाना चाहें, यानी ये जो विशेषाधिकार है ये नीड और डेयर को ही उपलब्ध है इंग्लिश में, कि उन्हें आप डू डज डिड की जगह यूज कर सकते हैं, और किसी साधारण वर्ग को ये विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो नीड और डेयर को आप डू डज डिड की जगह ला सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर डज लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर नीड लगा दिया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भले ये सिंगुलर डज की जगह आया हो लेकिन एस नहीं लगाएंगे। इसके बाद नाट था, नाट लगा दिया आपने। इसके बाद में नीड तो यहाँ पर आ ही गया है, बचा टू गो। तो अब टू गो में जब नीड को आपने मॉडल बना दिया तो एक चेंज ये होगा कि टू गो आपका सिर्फ गो बचेगा, प्लेन इन्फिनिटिव। तो ये हो गया ही नीड नॉट गो। अब ये दोनों फॉर्म आपके सेम मीनिंग रखते हैं। ये डज नॉट नीड टू गो का भी वही मतलब है, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट गो का मतलब भी वही है, उसे जाने की आवश्यकता नहीं। दो बातों पर गौर करिएगा कि ही सिंगुलर होने के बावजूद नीड को आपने नीड्स नहीं किया। दूसरा, दूसरी वर्ब जो आती है वो प्लेन इन्फिनिटिव के रूप में आती है, बिना टू के आती है। अब रेन एंड मार्टिन ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड विद डू, और इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड विदाउट डू, यानी डू के साथ और डू के बिना। अब ये डू, आप ये जो डज है ये डू की सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए जब रेन एंड मार्टिन ये बात लिखते हैं कि कॉन्जुगेटेड विद डू, उसका मतलब है कि डू डज डिड तीनों। तो जब नीड आपकी डू डज डिड के साथ आएगी तो वो एक साधारण वर्ब है, वो अपने बाद इन्फिनिटिव विद टू लेगी। अगर आप इसको अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो यहां पर ये ऐसे ही साधारण वर्ब होती है बाकी की तरह। लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब ये नीड डू के साथ आएगी या डू का कोई फॉर्म हो, डज या डिड हो, तो ये अपने बाद प्लेन इन्फिनिटिव लेगी और ये साधारण वर्ब होगी। लेकिन जब डू के बिना आएगी तो खुद डू की जगह आएगी, तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गई और अपने बाद वो प्लेन इन्फिनिटिव लेगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। एक सेंटेंस इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छा रेन एंड मार्टिन में, मैं उसको आपको कुछ इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में और बना के बताता हूं। जैसे इन्होंने लिखा है, आप अपनी बुक रेन एंड मार्टिन निकालिए और इसमें चलिए जरा, जो मैं आपको बुक 1 में चैप्टर नंबर 32 में चलिए। चैप्टर नंबर 32 में जब आप चलेंगे तो आपको रूल नंबर 322 में यूज टू का यूज बताया गया, 323 में देखिए नीड का यूज बताया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा जो इसमें लिखा हुआ है,
और ये जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं। ही नीड नॉट गो, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। एक है नीड आई राइट टू हिम। अब देखिए जो लिखा है नीड आई राइट टू हिम, मैं उसको उल्टा करके आपको दिखाता हूं। नीड आई राइट टू हिम क्वेश्चन मार्क। तो जरा गौर से देखिए, ये नीड आपका मॉडल वाला है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट से पहले एक्सलरी वर्ब आया करती है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इट मींस इस नीड को हमने हेल्पिंग वर्ब या एक्सलरी वर्ब की जगह पर यूज किया है। और राइट को आप देख सकते हैं बिना टू के यूज हुआ है। तो अगर हम इसको, ये कॉन्जुगेटेड विदाउट डू है, अगर हम इसे कॉन्जुगेटेड विद डू करना चाहते हैं, डू के साथ लाना चाहते हैं, तो जहां पर ये खुद रखी हुई है वहां पर हम डू का यूज करेंगे। डू डज नहीं होगा, क्योंकि आई भी अपने साथ डू ही लेता है, तो डू डू बना रहेगा। इसके बाद मेन वर्ब की जगह आपने नीड को लिखा, डू आई नीड, यानी ये मेन वर्ब की जगह पर आ गई। और जैसे ये मेन वर्ब की जगह पर आई, अब ये वाला इंफिनिटिव प्लेन इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव विद टू हो जाएगा, और आप इसको लिख देंगे टू राइट, राइट की जगह टू राइट टू हिम, और ये बन गया डू आई नीड टू राइट टू हिम। ये टू प्रीपोजिशन वाला टू है, उसको कंफ्यूज ना करें आप, ये टू इन्फिनिटिव वाला टू है। तो ये आपका कंजुगेटेड विद टू, ये कंजुगेटेड विदाउट टू, ये नीड साधारण वर्ब, ये नीड मॉडल वर्ब, दोनों की सेम मीनिंग। क्या मुझे उसे लिखने की आवश्यकता है? लिखने का मतलब यानी पत्र लिखना। इसी तरह जैसे एक और सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, I need hardly take his help. I need hardly take his help. तो यहां पर मैं आपको बता दूं, फिर से देखिए, आप ऐसे सोचेंगे कि कैसे पता चला कि ये नीड आपका मॉडल है कि ये साधारण है, क्योंकि यहां पर हार्डली के साथ भी आप हार्डली, नेवर, स्केर्सली, इनके साथ भी आप डू डज डिड का यूज नहीं करते। लेकिन हार्डली सेंटेंस को सेमी निगेटिव बनाता है। लेकिन यहां पर मॉडल की पहचान है इसमें, कैसे है? आप इस टेक पे गौर करिए, टेक बिना टू के। तो नीड के बाद आने वाली इन्फिनिटिव बिना टू के है, इसका मतलब ये नीड मॉडल वाला नीड है। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर ये मॉडल वाला ना होता, अगर ये मेन वर्ब वाला होता, तो हार्डली जो होता है, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, एवर, ऑलवेज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई नेवर गो देयर, आई ऑलवेज डू दिस। तो आप देखिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रहता है, तो ये हार्डली की लोकेशन भी बता रही कि ये नीड आपका मॉडल है। अब अगर आप इसको साधारण वर्ब में बदलना चाहते हैं तो दो चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो हार्डली का स्थान यहां पर लाना पड़ेगा इस जगह पर, और दूसरा इस टेक को टू टेक करना पड़ेगा, तब ये साधारण हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? आई हार्डली नीड, अब ये नीड यहां पर आ गया, यानी ये मेन वर्ब की जगह आ गया, तो ये आपका इनटू विद टू हो जाएगा, टू टेक हिज हेल्प। अब ये हो गया आई हार्डली नीड टू टेक हिज हेल्प, मुझे उसकी बामुश्किल से उसकी मदद लेने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि ये नीड कैसे मॉडल है और ये नीड कैसे मेन वर्ब हो गया। तो इतनी बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ग्रामेरियन ये बात जरूर कहते हैं, रेना एंड मार्टिन में भी ये लिखा है कि जब आप पास्ट के लिए नीड को यूज करें, यानी डिड की जगह पर जब नीड को यूज करें तो नीडेड ना करें। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, जरा इसको देखिएगा और फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने कहा he does not need to go, और आपने इसको मॉडल बनाया तो ये बन गया he need not go। अभी अभी बताया था मैंने, ये एक सेट हो गया। अब दूसरे सेट में हम लिखते हैं he did not need to go। अब जरा देखिए, ये डिड के साथ डिड का यूज किया तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये नीड मेन वर्ब हो गया, टू इन्फिनिटिव हो गया। अगर हम इसको नीड को यहां मॉडल बनाना चाहते हैं तो हम ही नीडेड कर नहीं सकते, नीडेड करने से आपको मना किया गया है।
ये रूल नंबर 323 ध्यान से पढ़िएगा, नीडेड करने से मना किया गया है, तो आपने इसको भी ही नीड नॉट किया और टू गो को गो कर दिया, तो ये भी हो गया ही नीड नॉट गो। अब जरा देखिए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट गो दोनों एक ही जैसे हैं। तो रीडर तो कंफ्यूज हो सकता है कि पास्ट के लिए कि प्रेजेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, पास्ट के लिए ज्यादातर इसी स्ट्रक्चर को प्रेफर किया जाता है, डिड के साथ वाले स्ट्रक्चर को, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ये 325 पर आइए आप, 325 पर लिखा है आई डिड नॉट नीड टू बाई इट। ये दोनों चीजें जो आपको कंपैरिजन कराई जा रही हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी पता ये चला कि अगर हम पास्ट के लिए नीड को यूज करते हैं तो बेहतर होगा कि हम डिड के साथ ही यूज करें। डू और डज की जगह पर आप नीड को लगाते रहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे इसमें लिखा है ही डिड नॉट, डिडंट लिखा है, उसका मतलब यही है ही डिड नॉट नीड टू बाई, कुछ मैं और लिख देता हूं, न्यू क्लॉथ। सपोज मैंने लिख दिया ही डिड नॉट नीड टू बाई न्यू क्लॉथ, उसे नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, ग्रामेरियन बताते हैं कि जब आप पास्ट में नीड को टू इन्फिनिटिव के साथ यूज करें, टू इन्फिनिटिव दैट इज प्रेजेंट इन्फिनिटिव, नॉर्मल इन्फिनिटिव, तो जब आप इसके साथ यूज करें तो उसका मतलब यह है कि उसे नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं थी और ना उसने खरीदी। सपोज आपसे कोई कहता है कि भाई आपने नए कपड़े क्यों नहीं खरीदा, तो आप कहें मुझे खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो ये बताइए, जब आप जवाब देते हैं कि मुझे खरीदने की जरूरत नहीं थी, तो आपने खरीद रखा है तब ये जवाब देते हैं, या नहीं खरीदा है तब ये जवाब दे रहे हैं? तो मतलब आपने ना तो खरीदा ना जरूरत थी। तो जब भी कभी किसी काम को करने की जरूरत ना हो और किया भी ना गया हो, उस सिचुएशन में आप नीड के साथ प्लेन इन्फिनिटिव का, ये टू इन्फिनिटिव का यूज करिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और यहां डिड से उसका पास्ट का पता चल रहा, डिड से पास्ट का पता चल रहा, तो हम यही कहेंगे कि उसे नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक सिचुएशन ये भी बनती है, क्या? जब कपड़े खरीदने की जरूरत ना हो और खरीद लिए गए हो। आपने नए कपड़े क्यों खरीद लिए? आपके पास तो पहले से थे, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। उसने नए कपड़े खरीद लिए जबकि उसके पास पहले से ही नए कपड़े थे, यानी उसे नए कपड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। ये क्या सिचुएशन है? आवश्यकता नहीं थी पर खरीद लिए। ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता नहीं थी और ना खरीदा, तो ये सेंटेंस बनेगा। और आवश्यकता ना हो फिर भी खरीद लिया गया हो, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज किया जाएगा। जहां पर आप ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, वहां पर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को, हम इसको इतने हिस्से में बांट देते हैं। यहां पर ये सारा का सारा दारोमदार इन्फिनिटिव पे डिपेंड करता है। अगर इसको हम पास्ट परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाते हैं तो हमें टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब है टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमने टू हैव लगाया और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट कर दिया, और न्यू क्लॉथ जो उसका ऑब्जेक्ट बना था उसे लगा दिया, तो टू हैव बॉट न्यू क्लॉथ। अब इधर के हिस्से में क्या करेंगे, एक चीज और बता दूं, ये जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है इसे आप पास्ट के लिए यूज करते हैं। जिस समय आप बात कर रहे हैं उसके पास्ट के लिए, फ्यूचर में खड़े होकर परफेक्ट इन्फिनिटिव बात करेंगे तो प्रेजेंट के लिए हो जाएगा, प्रेजेंट में खड़े होकर आप फ्यूचर परफेक्ट इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो पास्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव इंडिकेट पास्ट। ये मेरी बात गौर करिएगा, कहीं भी आप मॉडल्स में पढ़िएगा, परफेक्ट इन्फिनिटिव मीन्स पास्ट, मॉडल प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव मीन्स पास्ट। तो अब यहां पर आपके पास ये रास्ता आ गया कि इस नीड को डिड की जगह लगा दें। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ इसे प्रेजेंट समझेगा ही नहीं।
तो अब आप बड़े आराम से कह सकते हैं ही नीड नॉट। ठीक है, अब जब आपने नीड नॉट किया, देखिए केवल नीड नॉट ही किया आपने, भाई नीड को डिड की जगह ले आए, बिना नीडेड किए ये नॉट आपने लगा दिया, अब सीधे सीधे इन्फिनिटिव आना है। तो जब देखिए दो तरीके हैं यहां पर, फिर से मैं दो तरीकों से बता दूं। अगर मैं कहता हूं कि ही डिड नॉट नीड, तो टू हैव बॉट न्यू क्लॉथ भी बना रहेगा। ही डिड नॉट नीड टू हैव बॉट न्यू क्लॉथ, उसे नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं थी लेकिन उसने खरीद लिया। लेकिन अब यहां पर इस स्ट्रक्चर को आप मॉडल में बदल सकते हैं, क्योंकि ये सफिशियंट है इसे पास्ट बनाने के लिए। परफेक्ट इंफिनिटिव इज सफिशियंट टू मेक इट पास्ट, दैट्स व्हाई नाउ यू कैन यूज नीड एज मॉडल। अब यहां पर नीड को आप मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं ही नीड नॉट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नीड नॉट कहेंगे ये टू हैव की जगह सिर्फ हैव हो जाएगा, हैव बॉट हो जाएगा, हैव बॉट न्यू क्लॉथ। तो इस बात पे आप गौर करिए कि जब ये आप परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं तो ये इसको अलग से पास्ट इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहां पर नीड का यूज डिड की जगह पर कर सकते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि ये प्रेजेंट है भाई, क्योंकि परफेक्ट इंफिनिटिव आगे लगा हुआ है, वो उसे पास्ट बना रहा है। तो अब आपको इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क कराया गया है। उठा करके देखिए जरा अपनी बुक को, आप ध्यान से देखिए 325 के फर्स्ट में लिखा है आई डिड नॉट नीड टू बाई न्यू क्लॉथ या बाई इट, मुझे इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं थी या मुझे नए कपड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। तो ब्रैकेट में लिखा गया है कि इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट एंड आई डिड नॉट बाई इट, मुझे इसे खरीदने की जरूरत नहीं थी और मैंने इसे खरीदा नहीं, ना जरूरत थी ना खरीदा। लेकिन दूसरा सेंटेंस लिखा है आई नीड नॉट हैव बॉट इट, तो ये वाला पैटर्न है। अगर डिड के साथ लगाते तो ये होता ही डिड नॉट नीड टू हैव बॉट न्यू क्लॉथ, और जैसे ही आपने नीड को यहां मॉडल बनाया तो ये टू हैव की जगह सिर्फ हैव बॉट हो गया, और क्या बन गया आई नीड नॉट हैव बॉट इट, इट की जगह न्यू क्लॉथ लगा सकते हैं, मुझे इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर भी हिंदी में आप यही बोलेंगे, लेकिन अब आप खरीद के पछता रहे हैं, खरीद चुके हैं फिर कह रहे हैं मुझे इसे खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर जरा देखिए आगे ब्रैकेट में लिखा है इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट बट आई बॉट इट, मुझे इसे खरीदने की जरूरत नहीं थी या मेरे लिए ये खरीदना आवश्यक नहीं था लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। तो खरीद लेने के बाद जब आप कहेंगे जरूरत नहीं थी तो परफेक्ट इंफिनिटिव, ना खरीदा ना जरूरत थी नॉर्मल इंफिनिटिव। अब ये ध्यान रखिएगा आप डिफरेंट, और इसको बार बार समझिएगा, क्लियर रहना चाहिए आपको। इस पर अभी आपको एक्सरसाइज में सेंटेंस मिलेंगे, अभी हम थोड़ी देर में कराएंगे, और बल्कि इनफैक्ट अभी का अभी कर लेते हैं। तो जरा देखिए आप सेंटेंस नंबर 11 पे आ जाइए, ठीक आगे आप एक्सरसाइज नंबर 59 में सेंटेंस नंबर 11 और सेंटेंस नंबर 17 पर आपको गौर करना है। 11 में लिखा है आई और ब्रैकेट में नीड नॉट टू सी, तो जरा गौर से देखिए नीड नॉट टू सी तो स्ट्रक्चरली रॉन्ग है भाई, यहां पर आपने नीड नॉट लिखा है, यानी नीड को नॉट से पहले लगाकर आपने इसे मॉडल बनाया है, तो इसके बाद तो प्लेन इंफिनिटिव आएगा, बेयर इंफिनिटिव तो टू सी तो हो नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही खारिज हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है नीड नॉट टू सी के बाद नीड नॉट हैव सीन, अब नीड नॉट हैव सीन ये इसके जैसा हो गया, यानी परफेक्ट इंफिनिटिव के साथ। ये तब कहा जाएगा जब आपने मिल लिया हो और मिलने की जरूरत नहीं थी। आगे लिखा हुआ है 11 में ही कि डिड नॉट नीड टू सी, वो डिड नॉट नीड टू सी ये वाला लिखा है, जब जरूरत नहीं थी लेकिन कर लिया, जरूरत नहीं थी और ना किया, सॉरी ना जरूरत थी ना किया। तो अब जरा देखिए लिखा है कि आई, आप जो भी यूज करें, आगे लिखा है हिम सो आई सेंट अ लेटर। अब गौर करिए जरा, सो आई सेंट अ लेटर से, इसलिए मैंने पत्र भेजा। अब बताइए अगर आप मिले होते तो क्या आप पत्र भेजते? आप नहीं मिले तब आपने पत्र भेजा, तो ना मिले ना जरूरत थी तो कहां पहुंच गए? नंबर 1 पे, यानी नॉर्मल इंफिनिटिव का यूज करेंगे
तो नॉर्मल इन्फिनिटिव क्या है, डिड नॉट के साथ बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट नीड टू सी हिम सो आई सेंट अ लेटर। मुझे उससे मिलने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने उसे एक पत्र भेजा। ना जरूरत थी ना मिला, पत्र भेज दिया। तो ध्यान दीजिएगा इसको। इसी तरह 17 में देखिए लिखा है यू कुड कुड नॉट वेट, डिड नॉट नीड टू वेट और नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। अब आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी या आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे। ये दो बातें आ रही हैं। आगे लिखा है कि आई कुड हैव फाउंड द वे ऑल राइट, मैं रास्ता सही तरीके से ढूंढ सकता था। एक और मॉडल यहां पर आपको जब तक नहीं समझ आएगा तो आप बात नहीं समझ पाएंगे। कुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, मैं ऐसा कर सकता था, मेरे अंदर कैपेसिटी थी, मेरे अंदर एबिलिटी थी ऐसा कर पाने की, मैं अपने आप रास्ता ढूंढ सकता था। ये बताइए आपसे कब कोई कहेगा कि आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, मैं अपना रास्ता ढूंढ सकता था? जब कहेगा जब आपने इंतजार किया हो, तभी वो कहेगा कि मैं रास्ता ढूंढ सकता था, आपको जरूरत नहीं थी। तो आपने जरूरत नहीं थी और फिर भी इंतजार किया, यानी जरूरत नहीं थी फिर भी नए कपड़े खरीद लिए, आप यहां पहुंच गए नीड नॉट हैव गॉट वाले में। तो अब आप परफेक्ट इंफिनिटिव को जोड़िए 17 में, तो वो लिखा है नीड नॉट हैव वेटेड हो जाएगा यहां पर। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, आई कुड हैव फाउंड द वे ऑल राइट। आपको मेरा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं ठीक तरीके से रास्ता ढूंढ सकता था। तो ये आप नीड को समझ गए होंगे। अब हम अगला आपको बताते हैं डेयर के बारे में। यूज ऑफ डेयर एज मॉडल। तो देखिए डेयर का मतलब ये होता है मॉडल के रूप में, देखिए इन्होंने लिखा है यहां पर, आप रूल नंबर 326 पर देख सकते हैं, लिखते हैं कि एक्सलरी वाला जो डेयर है उसका मतलब है बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, टू बी समथिंग, यानी कुछ करने या होने के लिए पर्याप्त साहस रखना। और जो ऑर्डिनरी वर्ब वाला डेयर होता है उसका मतलब होता है चैलेंज, चुनौती। ध्यान दीजिएगा अखबार में अक्सर डेयर का यूज होता है, तो आप उसको पढ़िएगा, उसका मतलब होता है किसी को चैलेंज देना, चुनौती देना। और जब डेयर को आप मॉडल की तरह से यूज करते हैं तो इस डेयर का मतलब होता है पर्याप्त साहसी होना किसी काम को करने के लिए, हिम्मत होना। अब मैं फर्क की बात करता हूं नीड और डेयर की। सारी चीजें नीड और डेयर में सेम है, केवल दो चेंजेज आपको ध्यान रखने हैं बस, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो एक तरफ मैं लिखता हूं नीड को और एक तरफ मैं लिखता हूं डेयर को, राइट। ये नीड एज मॉडल है, मतलब एज मॉडल ये भी है आपका और ये भी एज मॉडल है। तो मॉडल के रूप में यानी एक्सलरी वर्ब या मॉडल एक्सलरी वर्ब के रूप में नीड क्या है, नीड हो सकता है नहीं हो सकता है, नीड आपका नीड्स हो सकता है नहीं हो सकता है, डेयर डेयर्स हो सकता है, डेयर्स भी नहीं हो सकता। मॉडल के रूप में नीड नीड्स नहीं हो सकता, डेयर डेयर्स नहीं हो सकता, पहली सिमिलैरिटी ध्यान दीजिएगा। दूसरी सिमिलैरिटी, नीड मॉडल के रूप में नीडेड नहीं हो सकता, लेकिन डेयर डेयर्ड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मॉडल के रूप में डेयर डेयर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन डेयर्ड हो सकता है। दूसरा यहां पर अंतर है, ये दूसरा जो आपको दोनों के बीच में फर्क है, ये सिमिलैरिटी थी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तीसरी चीज, नीड को आप नीड के बाद फॉलोड बाई प्लेन इन्फिनिटिव, फॉलोड बाई प्लेन इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू, ये सच है, ऐसा नीड के साथ आप कर सकते हैं। और यहां पर भी फॉलोड बाई प्लेन इन्फिनिटिव, डेयर भी प्लेन इन्फिनिटिव द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो देखिए जब डेयर मॉडल वाला आएगा
तो एक ही केवल अंतर आपको यहां पर मिला है, ध्यान दीजिएगा। मॉडल के रूप में नीड और डेयर के बीच में सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि पास्ट में जब डिड की जगह नीड लगाएंगे तो वो नीडेड नहीं होगा, लेकिन जब डिड की जगह डेयर को लगाएंगे तो डेयर हो जाएगा। बाकी दोनों सेम चीजें हैं। आपका ये एस नहीं ले सकता, ये भी एस नहीं ले सकता, इसके बाद भी प्लेन इन्फिनिटिव आएगी, इसके बाद भी प्लेन इन्फिनिटिव आएगी। एक तो ये हो गया एज मॉडल, लेकिन एज ऑर्डिनरी वर्ब जरा देखिए इनमें क्या फर्क है, उसको भी देख लीजिएगा तो दोनों के बारे में आप समझ जाएंगे। अगर हम बात करें एज ऑर्डिनरी वर्ब, इधर भी हम कर देते हैं एज ऑर्डिनरी वर्ब, तो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इसमें क्या अंतर है? एक ही अंतर है, उसको ध्यान से समझिए जरा। सिमिलरिटी ये है, फॉलोड बाई टू इन्फिनिटिव, यानी जो साधारण वर्ब वाला नीड होता है उसके बाद टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, और ये बात करेक्ट है, राइट। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉलोड बाई बोथ, बोथ के बजाय ऑप्शन दे देते हैं, फॉलोड बाई आइदर टू इन्फिनिटिव और प्लेन इन्फिनिटिव। ये ध्यान दीजिएगा जरा, यही बस एक चीज आपको याद रखनी है तो सब काम हो जाएगा। यानी जो साधारण वर्ब वाला नीड है हमेशा, उसके बाद आप यहां पर इस मार्क को भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से ही समझ जाएंगे। जो साधारण वर्ब वाला नीड है वो हमेशा टू इन्फिनिटिव द्वारा फॉलो होगा, लेकिन जो साधारण वर्ब वाला डेयर है उसके बाद दोनों चीजें पॉसिबल है, टू इन्फिनिटिव भी लग सकता है और इन्फिनिटिव विदाउट टू भी आ सकता है, यानी प्लेन इन्फिनिटिव भी लग सकता है। तो केवल दो अंतर आपको मिले। मॉडल वाला डेयर डेयर्ड हो सकता है, एक अंतर। साधारण वर्ब वाला डेयर अपने बाद प्लेन इन्फिनिटिव ले सकता है। टू इन्फिनिटिव तो दोनों लेते हैं, लेकिन ये प्लेन इन्फिनिटिव भी ले सकता है, यानी अफर्मेटिव। अब जरा समझिए, साधारण वर्ब के रूप में नीड और डेयर कहां यूज होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो इसका मतलब ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं यहां पर। जैसे यहीं पर मैंने लिखा कि ही नीड्स टू गो, ये तो आप लिख सकते हैं, यानी यहां पर पहले मैं ऐसे कर देता हूं, ही नीड्स गो। अगर आप ही नीड्स गो कहेंगे, नीड्स यहां पर ऑर्डिनरी वर्ब है और इसके बाद प्लेन इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर टू गो करना पड़ेगा, तब ये सही होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लिखते हैं ही डेयर्स टू गो, तो ये भी करेक्ट है, और अगर आप सिर्फ कहते हैं ही डेयर्स गो तो ये भी आपका करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। तो आप चलिए जरा अब एग्जांपल आपको आपकी बुक से दिखाते हैं। तो पहला एग्जांपल लिखा है, डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप। अब जरा देखिए, नॉट के पहले डेयर लिखा है तो ये मॉडल वाला डेयर है, और ये 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट वाला ये होता तो डेयर्ड होता, क्योंकि उसे डेयर्ड कर सकते हैं। ये डिड की जगह नहीं आया, ये डू या डज की जगह आया है, और बल्कि डज की जगह आया। तो देखिए जरा, डज की जगह आया है तब भी डेयर्स नहीं कर सकते, डेयर्ड तो किया जा सकता है, डेयर इसको भी नहीं कर सकते, तो डेयर ही लिखा है। डेयर नीड, डेयर नॉट, और इसके बाद इन्फिनिटिव, प्लेन इन्फिनिटिव लगा है। साधारण वर्ब वाला डेयर है जो दोनों चीजें ले सकता है, मॉडल वाला डेयर प्लेन इन्फिनिटिव ये भी लेगा। तो यहां पर जरा देखिए, ही डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप, इस तरह का कदम उठाने की उसकी हिम्मत नहीं है। ही इज नॉट ब्रेव एनफ टू टेक सच अ स्टेप, ये इसका मतलब है, यानी वो इतना साहस उसके पास नहीं है कि इस तरह का कदम वो उठा ले, तो उसके पास इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। आगे लिखा है, हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी। अब यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं, चलिए इसको देख लीजिए। यहां पर भी मैं साधारण और उन दोनों से तुलना करते हुए लिखाता हूं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, ही डेयर नॉट टेक
सच अ स्टेप। तो इसको जब आप ये डेयर मॉडल वाला है, अगर हम इसको साधारण में चेंज करेंगे तो ये पक्का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होता तो ये डेयर्ड होता। तो ही के साथ हमने डज का यूज कर दिया, ही डज नॉट डेयर। अब ये डेयर साधारण वर्ब वाला डेयर हो गया। अब यहां पर आपको अलाउ है कि चाहे टेक लिखें या टू टेक लिखें, दोनों कर सकते हैं। टू को आप ब्रैकेट में कर दीजिए, टेक सच अ स्टेप, ऐसे आप कर सकते हैं। ही डज नॉट डेयर टू टेक सच अ स्टेप भी कह सकते हैं, ही डज नॉट डेयर टेक सच अ स्टेप भी कह सकते हैं। तो यहां पर जरा देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, डज आपने लगाया, ये डेयर साधारण हो गया। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस जो लिखा है, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी, कंट्राडिक्ट मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे या मेरी बात काटने की, मुझे कंट्राडिक्ट करने की। तो ये पक्का डेयर आपका मॉडल वाला है, क्योंकि देखिए यू सब्जेक्ट से पहले लगा है। अगर आप इसको साधारण बनाते हैं तो ये सेंटेंस में भी देखिए आपने डेयर यूज किया, डेयर्ड तो यूज नहीं किया। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू के साथ डू लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा हाउ डू यू डेयर, हाउ डू यू डेयर। और फिर कंट्राडिक्ट को टू कंट्राडिक्ट आप कर सकते हैं, टू कंट्राडिक्ट मी, हाउ डू यू डेयर टू कंट्राडिक्ट मी, आपकी हिम्मत कैसे होती है मुझे कंट्राडिक्ट करने की। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक और सेंटेंस इसमें लिखा है, ही डेयर्ड नॉट डू इट। अब गौर करिएगा जरा, ही डेयर्ड नॉट डू इट। तो यहां देखिए डेयर्ड मॉडल है, डेयर्ड इसका मतलब पास्ट है। अगर आप इसको अब ले जाएंगे साधारण बनाएंगे तो ये डिड नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट। और डेयर्ड को अब डेयर करना पड़ेगा, ही डिड नॉट डेयर। और डू को आप टू डू भी कर सकते हैं और सिर्फ डू भी कह सकते हैं, ही डिड नॉट डेयर टू डू इट, उसकी ये काम करने की हिम्मत नहीं हुई, पास्ट की बात हो गई। एक और सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी। गौर करिएगा जरा, जो मैं अभी यहाँ पे टू को लिख रहा था ब्रैकेट में, जैसे यहां पर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिखा है ही डज नॉट डेयर और आगे लिखा है स्पीक टू मी, स्पीक टू मी। तो अब गौर करिए, ये डज के साथ डेयर आया तो ये तो ऑर्डिनरी वर्ब वाला डेयर है। फिर भी आपने देखे स्पीक प्लेन इन्फिनिटिव यूज किया है, यहां पर आप टू स्पीक भी कर सकते हैं, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक टू मी भी कह सकते हैं और ही डज नॉट डेयर स्पीक मी भी कह सकते हैं। एक बात और, अगर आप यहां पर चेंज करते हैं डेयर को मॉडल में तो ये डेयर ही सिर्फ रहेगा, ही डेयर नॉट, और फिर ये स्पीक स्पीक ही रहेगा, इसकी जगह टू स्पीक नहीं आ सकता, ही डेयर नॉट स्पीक टू मी। ये मॉडल के रूप में हो गया, ही डेयर नॉट स्पीक टू मी, उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है। अब चलिए उस रूल को पढ़ लेते हैं जो रेन एंड मार्टिन ने बताया है। लिखते हैं एक्सिलरी वर्ब वाले डेयर का मतलब क्या है और ऑर्डिनरी वर्ब वाले डेयर का मतलब क्या है। आगे लिखिए, देखिए लिखा है कि एक्सिलरी वर्ब वाले डेयर के लिए लिखा है इन्होंने, डज नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर के साथ ये एस नहीं लेता, साधारण भाषा में ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि इट इज जनरली यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी मॉडल वाला डेयर ज्यादातर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आएगा जब ये डू डज डिड की जगह आएगा। आगे लिखा है व्हेन कॉन्जुगेटेड विदाउट डू, यानी जब ये बिना डू के आएगा, नहीं सॉरी, हाँ बिना डू के जब आएगा तो लिखते हैं बिना डू के का मतलब मॉडल के रूप में, तो इट इज फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो इसके बाद प्लेन इन्फिनिटिव लगेगी लीड की तरह। अभी तक सारी बातें ये लीड की तरह कर रहे हैं। फिर लिखते हैं व्हेन कॉन्जुगेटेड विद डू, लेकिन जब ये डू के साथ आएगा यानी साधारण वर्ब की तरह, इट टेक्स एन इन्फिनिटिव विद और विदाउट टू आफ्टर इट, तो ये अपने बाद कैसा इन्फिनिटिव ले सकता है, विद टू भी विदाउट टू भी। कब, जब डू के साथ आए। लेकिन जरा एक बात गौर करिएगा, नीड के केस में और डेयर के केस में
इन्होंने एक चीज को खामोश रह करके बता दिया कि उसे आप यूज कर सकते हैं। जरा नीड में आइए, 323 में ये लिखते हैं कि व्हेन कॉन्जुगेटेड विदाउट डू, दूसरी लाइन में, यानी जब ये बिना डू के आती है यानी मॉडल के रूप में नीड, तो इट हैज नो एस एंड ईडी फॉर्म। तो इसका न तो एस फॉर्म होता है ना ईडी फॉर्म होता है मॉडल के रूप में। लेकिन जरा 325 में 326 में देखिए, उन्होंने ये तो कहा कि जब ये बिना डू के आएगी यानी मॉडल के रूप में जब डेयर आएगी तो एस तो नहीं लगेगा, लेकिन ईडी पर खामोश है, और खामोश होने का मतलब ये है कि ईडी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं लगना मना कर दिया नीट के लिए, यहां लगना है तो कुछ नहीं बोले, खामोश है। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल। अगर आप इंतजार करेंगे कोई एक्सप्लिसिटली लिख के दें तो कई बार ऐसी भाषाएं आपको मिलेंगी जहां पर आपको किसी चीज को इन्फर करना होता है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना होता है, तो उन्होंने सिर्फ एस लगाने से मना किया है। मॉडल वाले डेयर में ईडी लगाने से मना नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डिड की जगह पर जब डेयर आएगा तो डेयर्ड हो जाएगा, और उन्होंने एग्जाम्पल से भी दिखा दिया। तो मैं समझता हूं कि नीड और डेयर आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 59 में। तो एक्सरसाइज नंबर 59 में मैं आपको जल्दी से सारी चीजें बता देता हूं, या आप एक काम और कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप एसपी बख्शी की बुक निकाल लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं एसपी बख्शी से और आपको बताना चाहता हूं। तो आप सारे लोग एसपी बख्शी जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी है उसको आप निकाल लीजिए, मैं उससे कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। जैसे इसमें मॉडल्स में आएंगे, अगर आप 28 पेज नंबर में, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले आपको यह समझाने की कोशिश की है कि मॉडल्स का यूज क्यों आप करते हैं। तो मॉडल्स का यूज आप यहां पर देख सकते हैं कि सर्टेन फीलिंग्स को या एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, प्रॉमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आप एक्सिलरी वर्ब का यूज टेंसेज में करते हैं टाइम डिनोट करने के लिए। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज टेंसेज में जो एक्सिलरी वर्ब के रूप होते हैं उन्हीं रूपों में यूज होती हैं, 4 रूपों में, डू, बी, हैव और हैव बीन, यानी बेस फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और हैव बीन फॉर्म। लेकिन ये टाइम बताने के बजाय विशेष अभिव्यक्ति बताती है। ये अभिव्यक्तियां इन्होंने यहां पर लिख दी। इसके बाद में सबसे पहले ये आपको देखिए यूजेस बताते हैं, तो मे और माइट के बारे में। ये मे और माइट को पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, आपको पढ़ा चुका हूं मैं। परमिशन के लिए बताते हैं, पढ़ा चुका हूं। विश आर प्रेयर के बारे में भी बता चुका हूं। पर्पज वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज पढ़ाते हुए मैंने ये बात आपको बताई थी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब मेन क्लास में प्रेजेंट टेंस का यूज है तो उन्होंने उधर मे का यूज किया है। जब मेन क्लास में केम पास्ट टेंस का यूज है तो सो दैट के बाद उन्होंने माइट का यूज किया है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में मे और माइट का यूज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्पज में और कुछ नहीं यूज होता, कुछ और भी चीजें यूज हो सकती हैं, लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में ज्यादातर मे और माइट का यूज मिलेगा। तो यहाँ आप उसमें रेन एंड मार्टिन में भी आपको याद होगा, द UNO वाज फॉर्म्ड इन ऑर्डर दैट कंट्रीज माइट डिस्कस वर्ल्ड प्रॉब्लम बेटर। कंट्रीज माइट डिस्कस लिखा हुआ था। मैंने भी आपको समझाया था कुछ इसी तरह से कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही में पास, या ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। तो यहां पर देखिए इसी तरह की चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। वर्क हार्ड वाला ये सेंटेंस लिखा है, वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो पास हो जाए। शी केम सो दैट शी माइट सी मी, वो आई ताकि वो मुझसे मिल सके। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज इन्होंने बताया, ये चर्चा हो चुकी है कि मे से स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, माइट से एक वीक पॉसिबिलिटी डिनोट की जाती है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो हमें टाइम नहीं बर्बाद करना। मे और माइट के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव क्या डिनोट करता है इसकी भी बात हम कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। अब आ जाइए कैन और कुड। तो कैन और कुड जो एबिलिटी के लिए यूज होते हैं आपको अच्छी तरह मैं बता चुका हूं, केवल इन सेंटेंसेस को आप पढ़ लीजिएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज आपको समझाया जा चुका है।
परमिशन और ऑर्डर के लिए भी कैन और कुड की बात आप समझ चुके हैं। कैन और में दोनों आपके परमिशन और ऑर्डर के लिए यूज होते हैं। प्रोहिबिशन या ऑफर के लिए कैन नॉट जो बताया है, तो आप ध्यान दीजिए, मैंने मस्ट और कांट का यूज बताया था लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए। तो वहां पर जब आप कांट का यूज करते हैं तो कई बार देखिए कैन नॉट का यूज आप प्रोहिबिशन के लिए भी करते हैं, वैसे प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का यूज होता है। तो यहां पर जैसे लिखा है यू कैन नॉट एंटर द रूम, ये प्रोहिबिशन है। मस्ट नॉट से भी आप कह सकते हैं यू मस्ट नॉट एंटर द रूम, आपको कमरे में प्रवेश नहीं करना है। मस्ट नॉट से भी प्रोहिबिशन डिनोट होता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोहिबिशन में कैन नॉट का यूज भी किया जा सकता है। ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं आप। पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज आपको पढ़ाया जा चुका है। कुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि अगर पास्ट में आपके पास किसी काम को करने की एबिलिटी थी या अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी आपने वो काम नहीं किया, तो कुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, यानी मैं ऐसा कर सकता था, मेरे पास 10 मिनट और बचे थे, मैं 5 सम और सॉल्व कर सकता था, लेकिन किया नहीं, तब ऐसा बोलेंगे कि मैं 5 सम या आप ऐसा और कर सकते थे, आप कैपेबल थे करने के लिए, आप कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जब आप कैपेबल होने के बावजूद, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद आप किसी चीज को ना करें, तब आप कुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करेंगे। तो ये भी आपको बताया जा चुका है। अब एक चीज जो इन्होंने यूज मिस कर दी है, देखिए इसमें वाज एबल टू, वर एबल टू से जो कुड की कंपैरिजन की गई है वो मिस कर दी है, लेकिन रेन एंड मार्टिन में भी आपको बताया गया है, मैंने भी आपको अलग से मैटर देकर समझा दिया है। इसके बाद देखिए शुड के यूज पर आइए। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन बताया जा चुका है। फ्यूचर इन द पास्ट, आपको मालूम है कि जहां जहां पर शैल यूज होता है तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए शैल को शुड, विल को वुड, मे को माइट और कैन को कुड किया जा सकता है। इस बात पर गौर करिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि शुड, वुड, कुड और माइट हमेशा पास्ट के लिए आएंगे, जी नहीं, ये प्रेजेंट फ्यूचर सब के लिए यूज होते हैं। लेकिन जहां पर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के रूल फॉलो करते हुए मेन वर्ब में पास्ट टेंस के मुताबिक अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर पास्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, शैल को शुड कर देंगे। तो यानी शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल इन दैट पोजीशन, would is the past form of will, could is the past form of can, might is the past form of may in that situation only. अदरवाइज माइट, कुड, शुड, वुड ये सारे के सारे फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए भी यूज होते हैं। तो ये भी हो गया कि शुड आपका पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। एक चीज दी गई है पर्पज, तो पर्पज के रूप में मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में लेस्ट का यूज आपको पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो लेस्ट एक इंपॉर्टेंट यूज है ग्रामर में, लेस्ट एक निगेटिव कंजंक्शन है और लेस्ट के बाद अक्सर हम शुड का यूज करते हैं, और ये ऐसा पर्पज डिनोट करता है जो आपका थोड़ा सा निगेटिव होता है, क्योंकि लेस्ट एक निगेटिव कंजंक्शन है। जैसे इसमें लिखा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, ना आने के बावजूद भी आप लेस्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लेस्ट, अनलेस, अनटिल ये निगेटिव कंजंक्शन, और लेस्ट और शुड ध्यान रखिएगा, लेस्ट के बाद शुड का यूज। तो ये एक नई चीज आपको मिली। कंडीशन वाली चीज मैं रेन एंड मार्टिन में पढ़ा चुका हूं। इफ ही शुड सी मी हियर, इस तरह से ही विल बी एनवायड, ये आपने पढ़ा होगा। यहां पर इन्होंने इन्वर्जन करके दिखाया, शुड, वर और हैड कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्ट हो सकते हैं, इफ की जगह लगाए जा सकते हैं, इफ का स्थान चला जाएगा, इफ नहीं रहेगा। तो इन्होंने यही किया यहाँ पर, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इसको आप ये भी कर सकते हैं, इफ यू शुड वर्क हार्ड। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्जन करके इन्होंने समझाया है। शुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव भी मैं आपको बता चुका हूं, पास्ट रिग्रेट के लिए, जो करना चाहिए था नहीं किया, तो भी आप यही कहेंगे यू शुड नॉट, यू शुड हैव डन दिस। आपको जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, आपको ऐसा करना चाहिए था, यानी यू शुड हैव डन दिस। और जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, तो कैसे कहेंगे, यू शुड नॉट हैव डन दिस। तो पछतावा, रिग्रेट, पास्ट रिग्रेट के लिए शुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज होता है। एक चीज यहां पर मिस हो रही है, एडवाइस के लिए, तो शुड का यूज आप एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं, नॉर्मल एडवाइस देने के लिए शुड का यूज,
और स्ट्रांग एडवाइस देने के लिए मस्ट चाहिए। तो वो आपको बताया जा चुका है। अब आ जाइए मस्ट में, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी ये स्ट्रांग एडवाइस को आप कह सकते हैं, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को, यानी जिस चीज को करना आपके लिए आवश्यक है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये, ऑब्लिगेशन के बारे में भी मैं बता चुका हूं, सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन मस्ट, ऑब्लिगेशन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हैव टू, ये आपको बताया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का आदेश यानी कमांड डिनोट करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं, जैसे यू मस्ट नॉट लीव नाउ, दे मस्ट नॉट प्ले हियर। अब इसी को हमने प्रोहिबिशन भी बताया, जिस काम को करने से मना किया जाए मस्ट नॉट, जो काम करना अनावश्यक हो, गैर जरूरी है डोंट हैव टू। तो मस्ट नॉट और डोंट हैव टू का कंपैरिजन भी मैं आपको करा चुका हूं। मैंने आपको पौधों वाला, कार वाला उदाहरण दिया था, बारिश हो चुकी है, पौधे को पानी देना गैर जरूरी है, तो आप बोलेंगे यू डोंट हैव टू वाटर द प्लांट, यानी इक्वल टू यू नीड नॉट वाटर द प्लांट। लेकिन पौधे में अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया है तो पानी देना मना है, तो आप कहेंगे यू मस्ट नॉट वाटर द प्लांट। तो जो काम मना करना है मस्ट नॉट, अनावश्यक कार्य है, फिर आप कहते हैं इसको नहीं करना है, करने की जरूरत नहीं है, तो डोंट हैव टू, डजंट हैव टू या नीड। आगे देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसे हमने लॉजिकल सर्टेनिटी या लॉजिकल कंक्लूजन बताया था। हमने बताया था कि वो प्रतिदिन नए नए कपड़े पहनता है, तो आप एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जरूर वो बहुत धनी होगा। हमेशा वो कक्षा में टॉप आता है, तो आपने एक कंक्लूजन निकाला कि निश्चित तौर पर वो बहुत मेहनत करता होगा। उसने बहुत अच्छी भाषण दी, तो पास्ट के लिए आपने, तो जब जब प्रेजेंट के लिए लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे तो मस्ट प्लस नॉर्मल इंफिनिटिव, मतलब ही मस्ट वर्क हार्ड, मतलब जो है सिर्फ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ही मस्ट वर्क हार्ड, ही ऑलवेज टॉप द क्लास, ही ऑलवेज टॉप द क्लास, या ही ऑलवेज स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द क्लास, यानी वो हमेशा कक्षा में टॉप में रहता है। तो यहां पर आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड या ही मस्ट स्टडी वेरी हार्ड, ही ऑलवेज वियर्स न्यू क्लॉथ, ही मस्ट बी वेरी रिच। और अगर ये पास्ट के लिए होता तो आप क्या कहेंगे, ही डिलीवर्ड अ वेरी गुड स्पीच, उसने बहुत अच्छा भाषण दिया, ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड या ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। तो पास्ट के लिए जब कंक्लूजन निकालेंगे तो मस्ट प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, ये भी बताया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के लिए भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं, आई मस्ट हेल्प हिम, ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे लिखा है डिडक्शन या इन्फरेंस, डिडक्शन या मतलब डिड्यूस करने से डिडक्शन बना है, यानी किसी चीज के कंक्लूजन में पहुंच जाना, ये वही चीज है। ही हैज अ बिग हाउस, यानी वो एक बहुत बड़ा घर रखता है, ही मस्ट बी रिच, जरूर वो बहुत धनी होगा। ये डिड्यूस किया गया, इन्फर कर लिया गया, कंक्लूजन निकाल लिया गया। सी रीड्स ए लॉट, वो बहुत ज्यादा पढ़ती है, ही मस्ट बी लर्नेड, जरूर वो बहुत ज्ञानी होगी। अब मस्ट प्लस हैव का भी उन्होंने बता दिया, तो मस्ट प्लस हैव को लिखा है द फॉर्म इज यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्शन और सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शन। तो देखिए जो एडवाइस वाला था ना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाला, अगर उसी स्ट्रॉन्ग एडवाइस को पश्चाताप में बदले तो मस्ट प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव भी कर सकते हैं, नॉर्मल एडवाइस को पश्चाताप में बदले तो शुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव कर सकते हैं, लेकिन मस्ट प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव ध्यान रहे पास्ट के कंक्लूजन के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये मस्ट हो गया। ऑट के बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि ये मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी डिनोट करता है, बताया जा चुका है। जो सेंटेंस लिखे हैं आप पढ़िएगा, ऑट के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है, ऑट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, ऑट टू के साथ जब हैव लगा देंगे तो ये भी देखिए, ये चूंकि ये पास्ट प्रेजेंट के लिए मोरल ऑब्लिगेशन है, तो उसको ना पूरा करने पर जो पछतावा होगा वो ऑट टू हैव से हो जाएगा। और रेन एंड मार्टिन में आपको बताया गया था कि भाई आर्ट टू से आप जो है क्या करते हैं कि इससे आपको सपोजिशन भी, यानी कोई चीज जो सपोज की ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा हो सकता है, ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी होनी चाहिए, प्राइसेस अब नीचे आ जाना चाहिए, तो ये भी आप आर्ट टू से करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। अब इन्होंने जो B2 का यूज बताया है वो ऑलरेडी आपको करा चुका हूं मैं। और ये देखिए 7 नंबर पे टू हैव की जगह हैव टू प्लस इंफिनिटिव होना चाहिए था, टू हैव नहीं हैव टू। यूज्ड टू का यूज भी आपको बताया जा चुका है, सिर्फ एक ही जगह होता है, जब यूज्ड टू खुद मॉडल बनेगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर यूज्ड आता है
तो फिर यूज एडजेक्टिव वाला है, टू उसका प्रीपोजिशन है, उसके बाद जीरेंड यूज करेंगे यानी आईएनजी फॉर्म है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो यूज टू के बारे में भी आप समझ चुके हैं। वुड के बारे में देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको बताई जा चुकी है 9th नंबर में। देखिए फ्यूचर इन द पास्ट आपको मालूम है, विल को वुड कर देंगे। उधर आप रेड एंड मार्टिन में पैटर्न नंबर 14 याद करिए, जहां पर विल को वुड कर दिया गया कंडीशनल सेंटेंसेस में। आगे देखिए, आई वुड शुड लाइक टू प्ले नाउ, यहां पर विश के बाद, विश के लिए जो है आप माइक बंद कर लीजिए, फ्रांसी फौरन, फ्रांसी माइक बंद करिए, फ्रांसी। आई शुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, तो यहां पर देखिए विश के लिए भी आप यूज कर रहे हैं, तो वुड का यूज आपको मालूम है कि आई विश के बाद, हालांकि जब आप वुड का यूज करते हैं तो स्पीकर की स्ट्रॉन्ग डिजायर डिनोट करता है, ये आपने रेन एंड मार्टिन में पढ़ रखा है। वुड रेदर का यूज भी होता है प्रेफरेंस डिनोट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस डिनोट करने के लिए वुड रेदर का यूज आप करते हैं। आई वुड रेदर स्टे का मतलब है मैं ठहरना चाहूंगा। वुड लाइक का यूज भी आपको बताया गया था कि आई लाइक कॉफी या आई वुड लाइक कॉफी में क्या फर्क है, यानी आई लाइक टू टेक कॉफी या आई वुड लाइक टू टेक कॉफी में ये फर्क है कि लाइक एक जनरल नेचर, परमानेंट नेचर की आपकी लाइकिंग बताता है, और वुड लाइक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, मैं यानी कॉफी लेना चाहूंगा। तो ये वांट का एक थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म है कहना, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, मैं कॉफी लेना चाहूंगा। आई वांट टू टेक कॉफी थोड़ा सा रूड है, लेकिन जब कहते हैं आप आई लाइक कॉफी, इसका मतलब आपको कॉफी पसंद है, लेकिन उस वक्त आप डिमांड नहीं कर रहे। तो ये आपने बाकी कंडीशनल सेंटेंसेस में आपने वुड का यूज पढ़ा है, वुड का यूज और वुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव। अब वुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव के बारे में आप पैटर्न नंबर 15 को आप देख सकते हैं, जहां पर वुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, वुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब है पास्ट विलिंगनेस। पास्ट विलिंगनेस यानी जो चीज अब नहीं है, यानी यदि मुझे पहले से पता होता तो मैंने ऐसा कर दिया होता, अब ये पास्ट विलिंगनेस है। तो पास्ट विलिंगनेस आप पैटर्न नंबर 15 में, चैप्टर नंबर 32 में आप देख सकते हैं, जब कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, तो आप मेन क्लॉज में वुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं कई बार आपको ये चीज लेकिन पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। 10 में नीड और नीड नॉट का यूज बताया गया, मैंने अभी अभी आपको समझाया है। 11 में डेयर का यूज बताया गया, मैंने अभी अभी आपको समझाया है। इस तरीके से भाई जो थ्योरी पार्ट है हमारा, वो रेन एंड, ये आपका रेन एंड मार्टिन और एसपी बस्ती से ओवर होता है। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत मैटर दिया है मॉडल एक्सलरी वर्ब पे, बहुत ढेर सारा, आप उसको प्लीज पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए, और अभी हम लोग एक्सरसाइज भी करें। तो अब आप जो है रेन एंड मार्टिन की हमें एक्सरसाइज करना है, तो चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक तो देता हूं, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट का, और इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेपरेट इसमें जो है कर देता हूं। तो आप 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो अभी अब हम मॉडल एक्सलरी वर्ब की जो प्रैक्टिस है रेन एंड मार्टिन से, वो हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग जरा रेन एंड मार्टिन में चैप्टर नंबर 32 में जो एक्सरसाइज दी है उसे आप निकाल लीजिए। इससे पहले वाली क्लास में आपने थ्योरी पार्ट को समझ लिया, अभी अब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चैप्टर नंबर 32 में आ जाइए, बुक 1 चैप्टर नंबर 32, और ये एक्सरसाइज नंबर 59 है। तो जरा गौर से सुनिएगा, इसमें जैसे लिखा है आई डोंट थिंक आई शैल शुड कैन बी एबल टू गो, तो देखिए यहाँ पर बी एबल टू लगे होने की वजह से कैन का यूज तो आप कर नहीं सकते, कि क्योंकि कैन और वाज एबल टू, वर एबल टू, इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू, विल बी एबल टू, ये आपके ऑप्शनल है, अल्टरनेटिव है एक दूसरे के। तो कैन के साथ बी एबल टू नहीं आएगा, तो बचा शैल और शुड। तो यहां पर आई डोंट थिंक के साथ शुड की भी कोई कंडीशन बी एबल टू की नहीं बनती है। आप जानते हैं कि जब आप ओपिनियन शो करते हैं तो आप फ्यूचर टेंस में शैल का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आई डोंट थिंक आई शैल बी एबल टू गो, मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगा।
इसका ये मतलब है। तो विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू से आप फ्यूचर कैपेसिटी भी डिनोट करते हैं। वैसे कैन से भी फ्यूचर कैपेसिटी डिनोट की जाती है। नंबर 2 में लिखा है ही शैल विल डेयर नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, यानी जब तक उसको उस पर दबाव नहीं दिया जाएगा वो भुगतान नहीं करेगा। अब वो भुगतान करने की हिम्मत नहीं कर पाता है, डेयर का यूज तो यहाँ पर बनता नहीं है, ही डेयर नॉट पे। भाई भुगतान करने के लिए किसी हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर या तो आप शैल यूज करें या तो विल यूज करें। तो ही चूंकि थर्ड पर्सन है, आप उसके साथ विल का यूज करेंगे, तो ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड बेसिकली एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें अनलेस के बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज किया गया है। तो मेन क्लॉज में विल, शैल, मे और कैन का यूज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ही इज कंपेल्ड पे वो सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन विल और शैल का रहेगा। तो ही के साथ आप विल का यूज करेंगे, शुड का यूज इसीलिए नहीं होगा। मतलब जो है यहाँ पर डेयर और डेयर का यूज नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ही विल नॉट पे कर देंगे। तीसरा, यू शुड वुड ऑट बी पंक्चुअल। अब इसमें आपको मैं बता दूं, बी पंक्चुअल प्लेन इन्फिनिटिव है, बी टू बी अगर लिखा होता तो ऑट का केस बनता, तो ऑट तो बिल्कुल खारिज, क्योंकि टू नहीं लगा। अब बचा शुड और वुड, तो आप जो है किसी को पंक्चुअल होने की सलाह अगर दे रहे हैं तो शुड का यूज होगा, ये एक एडवाइस है, तो यहाँ पर आप शुड भी पंक्चुअल कर देंगे। मतलब आपको रिलेट करना है किसी मॉडल को किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या फंक्शन से, तो यहाँ पर जो सलाह वाला फंक्शन है वो शुड का है, तो आप कह सकते हैं यू शुड बी पंक्चुअल। आगे लिखा है आई विश, तो आप यहीं पर रेन एंड मार्टिन ने रूल नंबर 317 का जो 5वां सेंटेंस है उसमें आपको बताया गया था कि स्पीकर की स्ट्रांग डिजायर डिनोट करने के लिए हम आई विश के बाद वुड का यूज करते हैं, तो यहां पर आप वुड का यूज कर देंगे। आई विश यू वुड टेल मी अर्लियर, काश आप मुझे पहले ही बता दिए होते, ये इसका मतलब। फिर है शैल विल वुड आई असिस्ट यू। अब ये 5वें सेंटेंस को मैं ठीक पीछे आपकी किताब में जो रूल नंबर 311 है उससे रिलेट करने के लिए बोलूंगा। रूल नंबर 311, सामने वाले की इच्छा जानकर कुछ करने के लिए आप अपने आप से जब सवाल करते हैं तो शैल आई और शैल वी से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आप सामने वाले की मर्जी जानकर कुछ करना चाहते हैं, यानी कोई प्रपोजल रखते हैं, कोई सजेशन रखते हैं, कोई बात उसकी उसकी इच्छा जानना चाहते हैं, तो सामने वाले की इच्छा जानने के लिए आप शैल आई और शैल बी से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आई से ही क्वेश्चन है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो 100% शैल आएगा, आई आएगा। रूल नंबर ध्यान रखिए 311। तो शैल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। 6 में शैल शुड वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, तो आप जब प्लीज लगा करके किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो शैल और शुड का यूज नहीं होता, वुड, कैन, कुड, विल, वुड, कैन, कुड, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बने हैं, बल्कि इनमें विल और कैन थोड़ा सा फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, वुड आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड उससे भी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर आप वुड का यूज करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी विद, इधर से माइक ऑन है उधर से प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सभी को आवाज नहीं आ रही। आगे देखिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ है 7वां, यू ऑट शुड मस्ट टू पे योर डेप्ट। तो देखिए यहाँ टू पे इन्फिनिटिव विद टू लगा है, तो आप जानते हैं कि ये जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऑट, शुड और मस्ट, इनमें सिर्फ ऑट अपने बाद टू इन्फिनिटिव लेता है, तो आप उसी का यूज करेंगे। शुड और मस्ट लेते ही नहीं है, शुड और माइट लेते, शुड और मस्ट लेते नहीं है, तो वो नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा यू ऑट टू पे योर डेट, आपको अपने कर्ज का भुगतान कर देना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन। 8वें में लिखा है ही सेड, तो अब देखिए सेड के बाद में एक नाउन क्लॉज लगी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी है, तो यहाँ सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल अगर आप ख्याल में रखें तो कैन नहीं आ सकता है किसी सूरत में। अब बचता है माइट और शुड, तो आई सेड आई यूज हिज टेलीफोन एट एनी टाइम। अब किसी के टेलीफोन को किसी भी समय यूज करने की जो बात कही गई है दरअसल ये परमिशन से जुड़ी हुई है, और परमिशन का लेना देना मे और माइट से है, शुड से नहीं है, तो आप माइट का यूज करेंगे। दरअसल ये मे ही रहा होगा, लेकिन उससे सेड की वजह से माइट कर दिया गया, तो हो जाएगा ही सेड आई माइट यूज हिज टेलीफोन एट एनी टाइम।
नवा देखिए जरा, इफ यू सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ओ सॉरी, ये कंडीशनल सेंटेंस है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में या तो आप सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, या तो सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं, या पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, और या तो अभी आप ठीक पहले देखिए यहाँ पर जस्ट पीछे रूल नंबर, ये शुड के यूज में अगर आप देखेंगे तो जस्ट बगल में रूल नंबर 316, तो 316 में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में शुड का यूज भी बताया गया है इफ क्लॉज में। तो आप जरा यहाँ पर जरा गौर करिए, इफ के साथ यहाँ पर शैल है, शुड है, वुड है, तो शैल और वुड तो आएंगे नहीं, शुड ही आ सकता है, तो ये शुड यूज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इफ यू शुड सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड। आप जानते हैं जब आप कंडीशनल क्लॉज में शुड का यूज करते हैं तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, आप एक ऐसी बात बताना चाहते हैं या एक ऐसा सपोजिशन आप एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि सच नहीं हो सकता है, जिसके सच होने की संभावना नहीं है। ऐसी बात सपोज करके जब आप बोलते हैं, मान लो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जब आप इस तरह से बोलते हैं तो शुड का यूज करते हैं। मतलब कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप एक बात मान रहे हैं लेकिन उसके होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आप कहते भाई ऐसा कर लो, मान लो अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, तो इसलिए जो है आप शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ शुड का यूज होगा। यहाँ पर रूल नंबर 316 को आप ध्यान से देखें, पढ़ाया जा चुका है आपको अच्छी तरह। 10वां सेंटेंस है, ही नीड देयर वुड नॉट आस्क फॉर अ राइज फॉर फियर ऑफ बीइंग फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। तो अपनी नौकरी खो देने के डर से वो अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए नहीं कह पा रहा है, तो ये हिम्मत का मामला है, यहाँ पर हिम्मत की बात है। तो ये देखिए इसमें नीड, डेयर और वुड में आप डेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, ये मॉडल वाला डेयर है। ये डेयर नॉट आस्क फॉर अ राइज, यानी वो सैलरी में बढ़ोतरी के लिए, राइज के लिए नहीं कह पाता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता है अपनी नौकरी खो देने के डर से। आइए 11 मैं आपको थोड़ी देर पहले करा चुका हूं, 12 देखिए जरा। 11 में मैं फिर भी आपको बता दूं, यहां पर जो है मतलब एक काम करना जरूरी नहीं था और ना उसे किया गया, ऐसी पोजीशन में आप नॉर्मल इन्फिनिटिव वाला पार्ट यूज करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, आई डिड नॉट नीड टू सी हिम सो आई सेंट अ लेटर। मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी और ना मिला, इसलिए मैंने उसे एक पत्र भेज दिया। 12वें में शैल माइट कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन। शैल तो आ नहीं सकता यू के साथ, अब माइट और कुड, अब रास्ता आप स्टेशन का पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो माइट से नहीं कुड से होगी। कुड यू शो मी, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। टू सेव माई लाइफ आई रैन फास्ट एंड वुड या कुड या वाज एबल टू रीच सेफली। तो मैंने यहाँ पर आपको कुड और वाज एबल टू, वर एबल टू का फर्क बताया है कि जब पास्ट की सिर्फ कैपेसिटी डिनोट करें तो कुड का यूज, मैं जब युवा था नदी को तैर करके पार कर सकता था, ये जनरल एबिलिटी है, किसी अवसर में इसका इस्तेमाल नहीं बताया जा रहा। लेकिन मैंने बताया आपको कि जब नदी में बाढ़ आई तो मैं तैर कर जा पाने में सक्षम रहा, या मैं तैर कर जा सका किनारे तक, ये आपकी किसी ओकेजन में उसका इस्तेमाल है, यानी एबिलिटी प्लस एक्शन। यहाँ पर वाज एबल टू, वर एबल टू का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि अपना जीवन बचाने के लिए मैं बहुत तेजी से दौड़ा और सुरक्षा पूर्वक पहुंचने में कामयाब रहा। तो ये किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात की गई है, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, वाज एबल टू रीच सेफली। आगे 14 में, आई वुड यूज ऑट टू बी एन एथिस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। तो यहां पर देखिए जरा, टू बी लगा है तो वुड तो आ नहीं सकता, यूज और ऑट आएगा। लेकिन इसमें वो कहना ये चाहता है कि मैं पहले एथिस्ट हुआ करता था, नास्तिक हुआ करता था, लेकिन अब मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं। तो ये डिसकंटिन्यूड हैबिट जो होती है पास्ट की, उनके लिए आप यूज टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पर यूज टू आप यूज करेंगे। आई यूज टू बी एन एथिस्ट, ये हो जाएगा। 15th में ये आपको, यू नीड नॉट, मस्ट नॉट, वोंट लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। अगर कमरा गैस से भरा हुआ है तो माचिस जलाना प्रतिबंधित है, रोक है, मतलब ये मना किया जा रहा है, निगेटिव ऑर्डर है ये। तो इसके लिए मस्ट नॉट का यूज आप करेंगे, तो मस्ट नॉट हो जाएगा, यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। 16वां है, द प्राइम मिनिस्टर वुड नीड इट टू मेक अ स्टेटमेंट टुमारो। तो मैंने इसके लिए आपको पीछे फ्यूचर टेंस में मैंने आपको रूल बताया था, समझाया था कि उसको आप समझ लीजिए। जो पीछे आपने
फ्यूचर कंटिन्यूअस जब आप पढ़ रहे थे तो मैं दोबारा उस रूल को आपको फिर से बता दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 25 में मैं इसलिए रिलेट करा देता हूं, चैप्टर नंबर 25 में 247 रूल नंबर 247, जिसमें आपको बताया गया था कि ऑफिशियल प्लान और अरेंजमेंट के लिए H2M2R2 प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर आप 15 नंबर में 16 नंबर में यही करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज टू मेक अ स्टेटमेंट टुमारो, प्रधानमंत्री को कल वक्तव्य देना। आगे लिखा है 17वें में यू। अब देखिए ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, जब किसी काम को करने की जरूरत ना हो और उसे कर दिया गया हो तो आप परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज नीड नॉट के साथ करेंगे। तो यहां पर जो है आप 17 में देख सकते हैं, नीड नॉट हैव वेटेड यहां पर यूज होगा। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, आई कुड हैव फाउंड द वे ऑल राइट। आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, मैं ठीक से अच्छी तरीके से अपना रास्ता ढूंढ सकता था। 18वां, आई वॉज अफ्रेड दैट आई आस्क्ड हिम अगेन दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन, यानी मुझे डर था कि यदि मैं उससे दोबारा पूछूंगा, यदि मैं उससे दोबारा पूछता हूं फिर ही कैन में माइट रिफ्यूज। तो गौर करिए जरा, यहाँ पर कैन और में किसी सूरत में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है आई वाज अफ्रेड एक तो है, दूसरा इफ के बाद आस्क्ड जो आप देख रहे हैं आस्क्ड इज सिंपल पास्ट में है। तो अगर इफ के बाद वाली क्लास आपकी सिंपल पास्ट में है तो उधर मे को माइट, कैन को कुड, विल को वुड और शैल को शुड कर दिया जाता है। पैटर्न नंबर 14 चैप्टर नंबर 32 बुक 2 रेन एंड मार्टिन आप देख लीजिएगा। तो यहां पर जो है कैन और में तो किसी सूरत में नहीं हो सकते हैं, माइट हो जाएगा। तो आप करेंगे यहां पर कि ही माइट रिफ्यूज, मुझे डर था कि यदि मैंने उससे दोबारा कहा तो वो इनकार कर सकता है। आगे देखिए 19th में शी सिट आउटसाइड हर गार्डन गेट फॉर आवर्स एट अ टाइम लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक। तो इसमें मैंने देखिए यहां पर आपको थोड़ी ये विल के यूज में देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं रूल नंबर 312 का दो दो 312 का दूसरा देखिए, जो करेक्टरिस्टिक हैबिट डिनोट करता है। करेक्टरिस्टिक हैबिट में प्रेजेंट की करेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए आप विल का यूज करते हैं और पास्ट की करेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए वुड का यूज करते हैं। तो ये देखिए करेक्टरिस्टिक हैबिट कई तरीके से डिनोट होती है, यानी जैसे आपको मैंने बताया था कि देखना वो यही करेगा, देखना वो सिर्फ अपने बारे में बात करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो आप विल का यूज करेंगे। तो यहां पर जो है आप यही कर देंगे, शी विल सिट आउटसाइड हर गार्डन गेट फॉर आवर्स एट अ टाइम, यानी एक एक बार में वो अपने वो घंटों घंटों के लिए अपने गार्डन गेट पर बाहर बैठी रहा करेगी, लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक, गुजरते हुए यातायात को देखते हुए। तो यहां पर आप विल का यूज करेंगे। आगे लिखा है शुड वुड शैल यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफी, यहां पर ऑफर है। ऑफर देने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इनमें से वुड का यूज होगा, वुड का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। तो वुड का यूज वुड से और विल से आप ऑफर डिनोट करते हैं। आप पीछे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं विल के केस में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रूल नंबर 313 आपका पीछे, विल यू हैव टी। और इसी तरह से आप वुड से भी ऑफर आप डिनोट कर सकते हैं, वुड के माध्यम से भी, रिक्वेस्ट भी वुड के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो इसमें जो लिखा है कि शुड वुड शैल की जगह वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफी हो जाएगा, क्या आप एक कप कॉफी और लेंगे, तो वुड का यूज करेंगे। आई विश के बाद फिर से स्ट्रॉन्ग डिजायर डिनोट करने के लिए ही के बाद वुड का यूज करेंगे। आई विश ही वुड नॉट प्ले हिज वायरलेस सो लाउडली, यानी मेरी इच्छा है कि वो अपना वायरलेस इतनी तेजी से ना बजाए। आगे 22 में देखिए, आई एम टू लीव, आई वुड लीव, आई वॉज टू हैव लेफ्ट ऑन थर्सडे बट ऑन थर्सडे आई हैड अ टेरिबल कोल्ड सो आई डिसाइडेड टू वेट टिल सैटरडे। ये भी रूल मैंने आपको बताया था कि वाज टू और वर टू के साथ जब आप V1 का यूज करेंगे तो पास्ट का प्लान है सर, लेकिन जब आप वाज टू और वर टू के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करेंगे तो पास्ट का वो प्लान है जिसे पूरा नहीं किया जा सका। तो जब भी कोई पास्ट का प्लान कैरी आउट ना किया जा सके तो वाज टू और वर टू के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करेंगे। और आप इसके लिए ये जरूर आप देख लीजिएगा, ये पीछे रूल नंबर 292, दे वर टू हैव बीन मैरिड लास्ट मंथ बट हैड टू पोस्टपोन द मैरिज अंटिल जून। उनकी शादी फला टाइम पे होनी थी लेकिन तब तक के लिए टालनी पड़ी। तो यानी वर टू हैव मैरिड लगा हुआ है, तो यहां पर भी आप यही करेंगे,
जो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वाज टू हैव लेफ्ट, यहाँ पर यूज होगा। आई एम टू लीव तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑन थर्सडे की बात हो रही है, पिछला मतलब पास्ट का समय है, तो ये हो जाएगा आपका आई वाज टू हैव लेफ्ट ऑन थर्सडे, मुझे थर्सडे को जाना था, बट ऑन थर्सडे आई हैड अ टेरिबल कोल्ड, लेकिन थर्सडे को मुझे भयानक सर्दी हो गई, और सो आई डिसाइडेड टू वेट टिल सैटरडे, इसलिए मैंने सैटरडे तक का इंतजार करने का निर्णय लिया। आगे आप देखिए लिखा हुआ है he used is used was used to play cricket before his marriage। अब गौर से जरा देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। एक है आपका इज यूज्ड और एक है वाज यूज्ड, यानी जब इज एम आर और वाज वर के साथ जब यूज्ड लाएंगे तो बस इसमें यही फर्क है कि ये यूज्ड एडजेक्टिव बन गया, इसके बाद का टू प्रीपोजिशन बन गया और आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर टू प्लेइंग होता तो हम इज यूज्ड और वाज यूज्ड को कंसीडर करते, फिर सोचते कि इनमें से कौन सा है, लेकिन यहाँ टू प्ले है तो ना तो इज यूज आएगा ना तो वाज यूज आएगा, सिर्फ यूज आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ यूज करेंगे। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले वो क्रिकेट खेला करता था। आगे लिखा है शैल विल वुड आई कैरी द बॉक्स इनटू द हाउस फॉर यू, फिर से ये वही हो गया, आप सामने वाले को अपनी सर्विसेज देने का प्रस्ताव कर रहे हैं, सामने वाले की इच्छा जान करके आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन को शैल आई और शैल बी से करते हैं, तो ये यहीं पर यहाँ पर भी हो जाएगा शैल आई कैरी द बॉक्स टू द हाउस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए इस बॉक्स को घर के अंदर ले चलूं या घर तक कैरी कर लूं। आगे लिखा है ही विल कैन माइट कम बट आई शुड बी सरप्राइज, तो देखिए यहाँ पर बट आई शुड बी सरप्राइज यानी लेकिन मुझे आश्चर्य होगा, तो ये आप संभावना जता रहे हैं कि वो आ सकता है, वो आ सकता है लेकिन मुझे आश्चर्य होगा, यानी क्षीण संभावना आप बता रहे हैं, वीक पॉसिबिलिटी, तो माइट कम का यूज करेंगे आप, ही माइट कम बट आई शुड बी सरप्राइज। तो ये चीज हो गई। अब जो अगली एक्सरसाइज है 59A, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आज कंक्लूड करना है, तो जरा इसको भी देखिए ध्यान। यहां पर आपको मैं लिख के समझाता हूं। 59A में जैसे पहला सेंटेंस लिखा है पॉसिबली शी इज नॉट अनिल्स सिस्टर, पॉसिबली शी इज नॉट अनिल्स सिस्टर। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो पॉसिबली लिखा है संभावना जता रहा है, तो अब आप जब पॉसिबली लगा रहे हैं यहां पर तो आपने साधारण वर्ब यूज कर दिया और संभावना की जिम्मेदारी इस शब्द के ऊपर चली गई। संभवतः वो अनिल की बहन नहीं है, तो देखिए यहां पर आपको एक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ा, यहां पर एक्सिलरी वर्ब लगी है और संभावना जताने के लिए पॉसिबली का यूज करना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे शब्द को जिसके माध्यम से कोई एक्सप्रेशन दिया जा रहा उसको हटाइए और मॉडल लगाइए, उस शब्द का काम मॉडल से करिए, मॉडल बने ही इसीलिए। तो यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, हम इस पॉसिबली को हटाएंगे तो पॉसिबिलिटी में और माइट से आप डिनोट करते हैं, तो ये चला जाएगा, तो जब ये चला जाएगा तो जहां पर एक्सिलरी वर्ब लगी है वहां पर हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। अब इस आपकी ये बी फॉर्म की एक्सिलरी है, तो अगर आप मे और माइट लाते हैं तो मे को बी फॉर्म में ले जाएंगे तो मे बी, और माइट को बी फॉर्म में ले जाएंगे तो माइट बी। आप ये कर सकते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं शी मे नॉट बी, अब नॉट लगा है तो मे नॉट बी, और अनिल्स सिस्टर। एक चीज और, संभावना के लिए आप कांट बी का भी यूज करते हैं, लेकिन कांट बी और मे नॉट बी में फर्क इतना है कि उसमें अगर आई एम श्योर लगा होता, लॉजिकल कंक्लूजन होता, तो निगेटिव सेंटेंस में कांट का यूज करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया है। तो मे नॉट से काम चलाइए, इज इक्वल टू मे बी और बीच में लगा दिया नॉट, तो इसी तरह से ये आपका बनाया गया है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए इसी तरह से दूसरा लिखा है परहैप्स वी विल गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ, तो जो लिखने लायक होंगे मैं लिख दूंगा। परहैप्स भी आपका संभावना जताता है, तो परहैप्स जाएगा और विल गो की जगह मे गो हो जाएगा, विल गो की जगह मे गो, तो ये हो जाएगा वी मे गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने शिमला जा सकते हैं।
माई सिस्टर वॉज एबल टू रीड द अल्फाबेट व्हेन शी वॉज 18 months ओल्ड। तो यहां पर वाज एबल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्सिलरी वर्ब को हटाना है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब को लाना है। तो वाज एबल टू, वाज आपकी एक्सिलरी वर्ब है, तो वाज एबल टू पास्ट की कैपेसिटी बता रहा, तो पास्ट की कैपेसिटी के लिए आप कुड का यूज करते हैं। तो यहां दरअसल वाज एबल टू को हटाकर कुड लगा देंगे, क्योंकि ये जनरल कैपेसिटी है। 18 महीने की वो किसी एक दिन के लिए नहीं थी, मतलब 18 महीने एक पीरियड बात बताया गया है कि जब वो 18 महीने की थी तो अल्फाबेट पढ़ सकती थी, तो माई सिस्टर कुड रीड हो जाएगा, वाज एबल टू जाएगा, कुड आएगा। चौथा मैं जरूर लिखना चाहूंगा यहां पर, इसे आप देखिए जैसे लिखा है चौथे में कि इट इज नेसेसरी दैट यू डू नॉट वॉश द कार। ध्यान दीजिएगा जरा, इट इज नेसेसरी दैट यू डू नॉट वॉश द कार, डू नॉट वॉश द कार। और ब्रैकेट में देखिए जो उन्होंने लिखा है उस पर गौर करिए। मैंने बताया था कि भाई ब्रैकेट में लिखा है कि द पेंट इज स्टिल वेट, पेंट अभी भी गीली है। तो अगर कार को पेंट किया गया हो और फिर आपसे कोई कहे कि आपको धोना नहीं है, तो मना कर रहा कि अनावश्यक है धोना। अरे उसने अगर पहले से धो रखा होता फिर वो कहता कि इसे धोना नहीं है, तो अनावश्यक वाला होता। लेकिन अगर कार का पेंट किया गया है कार में और अगर अभी भी वो गीली है, तो ये मना किया जा रहा। ये केस किसका है? मस्ट का या कांट, मस्ट नॉट का, प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट का केस है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इट इज नेसेसरी दैट यू डू नॉट वॉश। अब ये डू नॉट वॉश को आपको चेंज करना है, तो जैसे ही आप डू नॉट वॉश की जगह मस्ट नॉट लाएंगे, ये पूरा का पूरा इट इज नेसेसरी चला जाएगा। और जब इट इज नेसेसरी चला जाएगा तो भैया ये दैट कनेक्टिव भी चला जाएगा। तो बचेगा क्या? यू मस्ट नॉट वॉश द कार, सिर्फ इतना बन जाएगा, यू मस्ट नॉट वॉश द कार। इसी तरह दूसरा देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू वॉश द कार, आगे लिखा है इट इज क्लीन। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसको भी लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू वॉश द कार, फॉर यू टू वॉश द कार, और ब्रैकेट में लिखा है कि इट इज क्लीन। अब ये पहले से ही साफ है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए कार धोना जरूरी नहीं है, यानी अनावश्यक है। अब अनावश्यक है तो आप क्या करेंगे? अब देखिए जरा, यहां पर भी सब्जेक्ट को आप यू को ही सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ यूज करेंगे डोंट हैव टू, या डू नॉट हैव टू भी लिख सकते हैं, नीड नॉट भी लगा सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू वॉश द कार, गौर करिएगा जरा, ये हैव टू मजबूरी के लिए होता है, लेकिन डोंट हैव टू का यूज गैर जरूरी काम के लिए। तो यू डोंट हैव टू वॉश द कार हो जाएगा, इसका मतलब ये चला जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ये पूरा बदल करके ये हो जाएगा यू डोंट हैव टू वॉश द कार, आपको कार धोने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वॉश द कार भी कह सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में छठवां जरा देखिए, लिखा है आई एम सर्टेन दैट दे हैव लेफ्ट ऑलरेडी। इस पे गौर करिए जरा, और वो लिखते हैं आई एम सर्टेन, आई एम सर्टेन दैट दे हैव लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट ऑलरेडी। ऑलरेडी को बाद में भी लगाया जा सकता है भाई। तो अब ये आई एम सर्टेन, अगर किसी बात के लिए आप सुनिश्चित हैं तो सुनिश्चित होने का कोई फैक्टर होगा, ये लॉजिकल कंक्लूजन है। तो आई एम सर्टेन जाएगा, और ये जो हैव लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया है, आई एम सर्टेन जब जाएगा तो दैट भी चला जाएगा, कनेक्टिव की जरूरत खत्म, दो क्लास थी तो जरूरत थी। तो यहां पर आप मस्ट हैव का यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा दे मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, मतलब किसी भी वजह से
आप पास्ट का कंक्लूजन कर रहे हैं कि जरूर वो चले गए होंगे, पहले ही चले गए होंगे, निश्चित तौर पर वो पहले ही चले गए होंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, डू यू नो मी, डू यू अलाउ मी टू यूज योर फोन। अब देखिए जरा, डू यू अलाउ मी टू यूज योर फोन, क्या आप मुझे अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करते हैं, यानी आप परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन आप मे से मांगते हैं, कैन से भी आप मांग सकते हैं, तो आप कह सकते हैं मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, ये थोड़ा फॉर्मल है। कैन आई यूज योर फोन भी आप कह सकते हैं। आई विश इन द हैबिट, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू द बीच एवरी डे व्हेन आई वॉज इन चेन्नई। जब मैं चेन्नई में था तो हर रोज बीच में जाने का आदी था, मेरी आदत थी। तो अब आप यहाँ पर आदत थी जब, तो उसको आप कैसे वुड से भी डिनोट कर सकते हैं, यूज्ड टू से भी कर सकते हैं, वाज यूज्ड टू से भी कह सकते हैं। तो मैं तीनों तरह से आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर तीनों तरीके से आदत को आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन है, मेन एक्शन है बीच में जाना, मतलब समुद्र के किनारे जाना। तो आप कह सकते हैं इसको, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो टू द बीच। बाकी सेंटेंस जो का त्यों रहेगा, आई यूज टू गो टू द बीच व्हेन आई वाज इन चेन्नई। तो यूज टू का यूज किया तो यहाँ पर प्लेन इंफिनिटिव लगाया। आप इसको कह सकते हैं आई वाज यूज्ड टू। जब आप वाज के साथ लाएंगे तो एडजेक्टिव, ये प्रीपोजिशन, ये बी फॉर्म, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन, वो जीरन बन जाएगा, तो ये गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू द बीच। आगे जो कहते हो, आई वाज यूज्ड टू गोइंग टू द बीच। और या फिर आप कह सकते हैं आई वुड गो टू द बीच, सेम देव करते हो जाएगा ये पूरा, आई वुड गो टू द बीच। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, तीनों तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, आई विल प्रोबेबली पास हिज ड्राइविंग टेस्ट, सॉरी ही विल प्रोबेबली पास हिज ड्राइविंग टेस्ट इजिली। तो यहाँ पर संभावना बताई गई है, प्रोबेबली लगा है, तो आप यहाँ पर मे यूज कर दीजिए, विल पास को मे पास कर दीजिए, प्रोबेबली को हटा दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, ही मे पास हिज ड्राइविंग टेस्ट इजिली, परहैप्स ही फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग। इसको जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, परहैप्स लगा हुआ है और ही फॉरगॉट लगा हुआ है, मैं इतने से जो है बाकी जो का तो रहेगा। अब परहैप्स जाएगा, ये मे और माइट का केस है, लेकिन मे और माइट तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होते हैं, तो करेंगे क्या, संभावना के दृष्टिकोण से मे और माइट दोनों प्रेजेंट फ्यूचर के। लेकिन अब फॉरगॉट को विल फॉरगेट नहीं है, फॉरगॉट है, तो पास्ट कैसे डिनोट करेंगे, परफेक्ट इंफिनिटिव लगा करके। ध्यान दीजिएगा, संभावना प्लस पास्ट, तो मे या माइट प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव। तो हम क्या कर देंगे, ही मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, इसके बाद हैव लगा करके फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटेन। तो ही मे हैव फॉरगेटेन भी हो सकता है, ही माइट हैव फॉरगेटेन भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आगे लिखा हुआ है, आई सजेस्ट विजिटिंग कुतुब मीनार। तो यहां पर देखिए ये सजेशन है, तो शैल वी विजिट कुतुब मीनार भी कह सकते हैं, क्या हम कुतुब मीनार का विजिट करें, सामने वाले को प्रस्ताव आप रख सकते हैं शैल वी से। इसी तरह से आप वी शुड विजिट कुतुब मीनार भी कह सकते हैं, हमें कुतुब मीनार विजिट करना चाहिए, कर सकते हैं हम, या यू शुड विजिट कुतुब मीनार। तो ये सजेशन है, सजेशन को आप इस तरीके से पेश कर सकते हैं। आगे लिखा है, नो बडी हैज आंसर्ड द फोन परहैप्स दे हैव गॉन आउट। यहां पर भी देखिए परहैप्स हटेगा और हैव गॉन इक्वल टू मे हैव गॉन आउट या माइट हैव गॉन आउट हो जाएगा। आई एम श्योर ही इज ओवर 70। यहां पर भी जरा देखिए ध्यान से, आई एम श्योर लगा है, लॉजिकल सर्टेनिटी, और फिर लिखा है ही इज ओवर 70 जो भी लिखा है। तो जब आई एम श्योर जाएगा तो ये इज की जगह पर मॉडल आएगा बी फॉर्म में। तो अब लॉजिकल सर्टेनिटी है तो मस्ट का यूज करेंगे, बी फॉर्म मस्ट बी हो गया। तो सिंपली आप लिख देंगे ही मस्ट बी ओवर 70, ही मस्ट बी ओवर 70, यानी निश्चित ही वो 70 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए या होगा।
आगे लिखा है इट वाज नॉट नेसेसरी। ये जरूर ध्यान से आप देखिए, इनको लिख के बताते हैं हम, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो जरा गौर करिएगा। उधर जो पीछे आपको रूल बताया गया है, रूल नंबर 325, ये उसी पर आधारित है। अब तुलना आपको करनी है। लिखा है इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू मीट हिम बट आई मेट हिम। मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैं मिला। तो 325 में देखिए, ये आपका दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट बट आई बॉट इट। मुझे इसे खरीदने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने खरीदा। तो 14वां सेंटेंस आपका किससे संबंधित है? 325 के सेकंड से। और 325 के सेकंड में क्या किया गया है? नीड नॉट के साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो आप परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा दीजिए, तो हम इसे कहेंगे आई नीड नॉट हैव मेट हिम। सिर्फ इतना कह दीजिए, आई नीड नॉट हैव मेट हिम। केवल इतने कहने की जरूरत है, बाकी सब पूरा का पूरा उसी के अंदर आ गया। दूसरा लिखा है इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू मीट हिम एंड आई डिड नॉट मीट हिम। अब ये 325 के पहले से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट वाले में क्या है? डिड लगाकर आपने यानी डिड नॉट लगाकर नीड लाए और टू इन्फिनिटिव का यूज किया, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल इन्फिनिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट नीड टू मीट हिम, आई डिड नॉट नीड टू मीट हिम। तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो चलिए भाई, ये रेना एंड मार्टिन से भी दोनों आपको एक्सरसाइज करा दी गई हैं, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब की और जो आपको अब प्रैक्टिस दी जाएंगी वो सीधे सीधे एग्जामिनेशन पैटर्न की चीजें दी जाएंगी जो एग्जामिनेशन में आती हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।